भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। ये वाक्य किसी ने ठीक ही लिखा है दोस्तों। एक रमेश नाम का व्यक्ति है जो कि बहुत भला है और वो कह रहा है कि अब मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं मर जाना चाहता हूँ, ना ही मैं अपने बच्चों को जीवाना चाहता। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें दुनिया जीने नहीं देगी। ये दुनिया है धोखेबाज, दुनिया धोखा देती है, किसी को जीने नहीं देती। चाहे कोई कितना अच्छा कर्म करे उसे भी जीने नहीं देती, चाहे कोई किसी का कितना भी भला कर ले ये दुनिया उसे भी नहीं जीने देती। अब मेरा मन नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है और मैं अपने बच्चों को भी जिंदा नहीं रखना चाहता हूँ, ये दुनिया उन्हें भी जीने नहीं देगी। कुछ ऐसे ही बल रमेश कुमार के हैं। रमेश कुमार एक इतना भला व्यक्ति है, अगर किसी जिसे प्रकृति से बहुत प्रेम है, जो प्राकृतिक चीज़ों से, जीव जंतुओं से, कीड़े मकोड़ों से, हर व्यक्ति से, हर प्राकृतिक चीज़ से वह बहुत प्रेम करता है और दिल से प्रेम करता है। जब रमेश कुमार की यह हैबिट, यह आदत उसके जीवन को बदल देती है और वो अपने निरंतर लोगों की भलाई के कार्य में, लोगों की हेल्प में, तरह तरह के कार्यों में वह लगा रहता है। अगर किसी एक घर में कोई जीव मिल जाता है, जैसे सांप या बिच्छू या किसी भी प्रकार का जीव जंतु मिल जाता है, तो सबसे पहले उस गांव में या आसपास के गांव में रमेश कुमार को याद किया जाता है और रमेश कुमार जी आते हैं और उस जीव को सुरक्षित, उस प्राकृतिक चीज को सुरक्षित पकड़कर अपने घर ले जाते हैं। घर पे ही उन्होंने एक चिड़ियाघर बना रखा है। उनके 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है और एक पत्नी है, छोटा सा परिवार है उनका। वे अपने परिवार में बेहद खुश हैं। लेकिन अचानक रमेश की इस तरीके से बातें करना, इस तरीके से विलाप करना, इस तरीके से दुख मनाना, अपने बच्चों से तरह तरह की बातें कहना, अपने बच्चों से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, मैं जीना नहीं चाहता, मेरे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। रमेश कुमार बल्कि उस गांव में नहीं, आसपास के गांव में भी फेमस है। वो प्राकृतिक से इतना प्रेम करता है, किसी भी पेड़ को वह काट नहीं सकता, किसी भी जीव को मार नहीं सकता, हर दुखी प्राणी की वो हेल्प करता है, मदद करता है। अपने मुंह का निवाला भी वह दूसरों को दे देता है। तो दोस्तों रमेश कुमार कुछ ऐसा ही है, लेकिन अंत में उसके साथ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप हैरान हो सकते हो और परेशान हो सकते हो। अचानक वो बहकी बहकी बातें करने लगता है। वो कहता है कि मैं अब इस दुनिया में मेरा मन नहीं लगता, मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूं। अचानक से वह व्यक्ति मर जाता है, उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत पर पूरा गांव विलाप कर रहा था। गांव में चूल्हे तलक नहीं जलते, किसी घर में खाना नहीं बनता। आसपास के लोग हैरान थे, आसपास के गांव हैरान थे। जहां तक ये घटना की सूचना पहुंच रही थी, सब रमेश को याद कर रहे थे कि इतना भला व्यक्ति आखिर दुनिया से इतनी जल्दी कैसे जा सकता है। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, खुशामुदीन। मेरा नाम सुशील कुमार और आज की जो सच्ची घटना है दोस्तों, खुशबू के सफर में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक प्रार्थना करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह वीडियो आपको बुरा काम कराने से भी रोक सकती है और आपको एक क्राइम कराने से भी रोक सकती है, आपको सचेत कर सकती है, आपको सावधान कर सकती है। अगर किसी ने हमारे चैनल को, खुशबू को सफ़र को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों यह घटना है हिसार जिले की, जो कि हरियाणा प्रदेश में लगता है। और हिसार जिले का एक गांव है नंगथला। यह घटना नंगथले गांव की है और इसी गांव का रहने वाला एक रमेश नाम का व्यक्ति है, जो कि बहुत भला है, जिसकी आदत इतनी अच्छी है कि उस पर कोई भी व्यक्ति शक नहीं कर सकता। यह उसके बारे में जितनी तारीफ किया जाए वह थोड़ी है, लेकिन फिर भी लोग उसे जीने नहीं देते, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह के ताने देते हैं। अगर किसी घर में कोई जीव जैसे सांप, छिपकली, बिच्छू वगैरह वगैरह कोई वस्तु या कुछ जीव निकल जाते हैं, तो निकल जाने के बाद सबसे पहले आसपास के गांव में या उस गांव में, नंगथला में, जिस गांव का रमेश रहने वाला है, सबसे पहले रमेश को याद किया जाता है
और रमेश उस प्राकृतिक जीव को पकड़कर सुरक्षित अपने घर ले आता है और घर लाने के बाद वह अपने घर में उसे पालता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी सेवा करता है। अच्छा खासा उसने अपने घर को एक चिड़ियाघर बना रखा है। उसे प्रकृति से बहुत प्रेम है, किसी भी व्यक्ति को दुख मुसीबत में नहीं देख सकता, किसी भी पेड़ पौधे को नहीं काट सकता, अपने मुंह का निवाला हालांकि दूसरों को खिला सकता है, चाहे वो अपने परिवार को भूखा रख सकता है लेकिन लोगों को भूखा नहीं देख सकता। अचानक वो अपने परिवार में शाम का करीबन 8 बजे का वक्त रहा होगा, वह अपनी बेटियों से और अपनी पत्नी से, अपने बेटे से कहता है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं अब मर जाना चाहता हूँ। मेरे जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है, इस दुनिया में मेरा मन नहीं लगता, ये दुनिया मुझे जीने नहीं देगी, मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। इस तरीके की कुछ बहकी बहकी बातें अपने घर परिवार के लोगों में बैठकर कर रहा है। बेटा और बेटी और पत्नी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं रमेश को, लेकिन रमेश समझ नहीं पाता। वो कहता है कि अब मेरा इस दुनिया में मन नहीं लगता, जो कि वो प्राकृतिक चीज से बहुत प्रेम रखता है और अपना छोटा सा परिवार चलाने के लिए एक प्रिंटिंग प्रेस खोल रखी है, उसमें शादी के कार्ड भी छापा करता है। जब वह शादी के कार्ड छापा करता है तो वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब मेरा मन नहीं लगता, मैं मर जाना चाहता हूँ। इस तरीके की कुछ बहकी बहकी बातें करता है। फिर अगला दिन आता है, अगले दिन भी फिर भी लोगों से वो ऐसी कहता है कि सब दुनिया धोखेबाज है, यह दुनिया किसी को नहीं जीने देती। हालांकि अपने भी यहाँ धोखा दे रहे हैं, अपने भी मुझे धोखा दे रहे हैं, अपना परिवार भी मुझे धोखा दे रहा है, अपने भी जीने नहीं देते। इस तरह की कुछ बातें कर रहा है। बातें करते करते दूसरा दिन आ जाता है। वह प्रिंटिंग प्रेस से घर आता है, पता नहीं उसके दिमाग में क्या प्लान चल रहा था। घर आकर वह अपने बच्चों को नशे की गोलियां देकर खाने में मिलाकर सबको सुला देता है। और सुला देने के बाद जो होता है दोस्तों, उसे सुनकर आप हैरान हो सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। इस घटना पर हालांकि वह गांव नहीं, आसपास से गांव रो रहे हैं और जहां तक ये घटना पहुंचती है लोगों को रोना आ जाता है। वह सबको नशे की गोली खिला देता है और नशे की गोली खिला देने के बाद वह अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को और अपने बेटे को एक धारदार चीज से काट कर उन्हें जान से मार देता है। मार देने के बाद वह घर की दीवार कूदकर घर से भाग जाता है और भाग जाने के बाद हाईवे के किनारे पर बैठ जाता है, जहां पर हाईवे रोड चल रही है, बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं, बस ट्रक आदि गाड़ियां चल रही हैं। वह झाड़ी में दुबक कर बैठ जाता है। दुबक जाने के बाद पहले वो ट्रेन से कटने के लिए जाता है, लेकिन ट्रेन से कटने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह एक झाड़ी के पीछे आकर दुबक जाता है और दुबक जाने के बाद वह रोड पर चलते हुए बड़े वाहन की इंतजार करने लगता है। इंतजार करने के बाद एक बड़ा सा ट्रक वहां से आता है और जैसे ही सामने से ट्रक आ रहा है, रमेश झाड़ी से निकलकर दौड़कर ट्रक के आगे जा रहा था, तभी उसे झाड़ी में अचानक उसकी शर्ट फंस जाती है। शर्ट फंस जाने के बाद शर्ट भी फट जाती है। शायद प्रकृति भी उसे रोकना चाहती थी, उसे मार देना नहीं चाहती थी, लेकिन वह नहीं रुकता। वह उस तेज चलते हुए ट्रक के वाहन के नीचे आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। रात्रि का करीबन 11 बजे का वक्त रहा होगा। 11 बजे के बाद उसकी लाश हाईवे पर साइड से करीबन 6 घंटे तक ऐसी पड़ी रहती है। पड़ी रहने के बाद जब गांव नंगथला में सवेरा होता है, सवेरा होने के बाद जब गांव के व्यक्ति घूमने के लिए घर से बाहर जाते हैं या आसपास के गांव से सब्जियां लेने के लिए जाते हैं, शहर से सब्जियां लेने के जाते हैं, तो सब्जियां लेने के लिए वे जा रहे हैं तो उन्हें रोड पर एक लाश पड़ी हुई नजर आती है और वह लाश किसी और की नहीं थी, उनके गांव रमेश की थी। उस लाश को देखकर, उस बॉडी को देखकर लोगों को रोना आ जाता है और लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना अच्छा व्यक्ति आखिर दुनिया से कैसे जा सकता है, कि ये क्या हादसा हुआ। इस बात की खबर
आसपास के गांव में भी फैलने लगी। फैलते फैलते उस गांव में भागकर कुछ उस गांव के ही व्यक्ति भागकर उसके घर पर जाते हैं और दरवाजा खटखटाते हैं कि भाभी जी दरवाजा खोलो, कि रमेश मर चुका है और रमेश की लाश रोड पर पड़ी है, एक्सीडेंट तो उसकी मौत हो चुकी है। लेकिन काफी मुद्दतों के बाद भी दरवाजा नहीं खुलता। इतनी आवाज सुनकर गांव के हजारों व्यक्ति उसके घर पर आ जाते हैं, लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुला। गांव के कुछ युवा लड़कों ने उस दरवाजे को तोड़ा और तोड़कर जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए और पूरे गांव में दुख की लहर दौड़ पड़ी। और आसपास के लोगों को जब रमेश के बारे में पता चला तो दूर दूर से लोग आने लगे, क्योंकि रमेश जो था वह एक भला और अच्छा व्यक्ति था जो कि प्रकृति से बहुत प्रेम रखता था, बहुत लगाव रखता था। किसी भी प्राणी को, किसी भी वस्तु को, किसी भी जीव को वह दुख में नहीं देख सकता था। उसकी यही अच्छाई लोगों को उसके घर तक खींच लाई। जहां तक लोगों को पता चल रहा था कि रमेश की मृत्यु हो चुकी है, रमेश मर चुका है, लोग अपने घरों से दौड़कर उसके घर पर आ रहे थे। करीबन 1000, 2000, 10 से 20, कई हजारों लोगों की भीड़ उसके घर के बाहर लग जाती है, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता। गांव के ही कुछ व्यक्ति उसकी डेड बॉडी को उठाकर उसके घर के पास ले आते हैं। कुछ युवाओं ने जब वह दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा, गांव के कुछ व्यक्ति अंदर गए तो रमेश की पत्नी और रमेश का बेटा खून में लथपथ चारपाई पर सो रहे हैं। उनकी मौत हो चुकी है। बाहर रमेश की मौत हुई थी और अंदर पूरा परिवार मौत की नींद सोया हुआ था। लोग इस हादसे को देखकर चौंक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं, जिसमें रमेश की पत्नी सविता और उसका बेटा केशव की मौत हो चुकी है। वह खून में लथपथ हुए चारपाई पर पड़े हैं। लोग जब उनके पास आते हैं तो लोगों में कोहराम मच जाता है। आसपास जब ये मृत्यु की खबर आसपास के गांव में फैलती है, आसपास के शहर में फैलती है, वहां से भी लोग देखने के लिए आने लगे। और दूसरी खाट पर गांव वालों ने देखा उसकी बेटी दीपशिका एंड अनुराधा, वह दोनों भी उस खाट पर, दूसरी खाट पर लेट रही हैं, जिसकी एक की उम्र 14 साल है, एक की उम्र 12 साल है। वह भी खून में लथपथ हैं और उनकी भी मौत हो चुकी है। अब एक पूरे परिवार की मौत होने की खबर जब आसपास फैलती है तो लोगों को रोना आता है। लोग बिलख बिलख कर रोने लगते हैं। आसपास के लोगों में कोहराम मच जाता है और दुख की लहर पूरी एरिया में गूंजने लगती है। इस घटना की गूंज ना कि उस प्रदेश में है, आसपास के जिलों में है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। तो रमेश के परिवार की मृत्यु को देखकर पूरा गांव विलाप करता है और गांव के ही कुछ व्यक्ति पुलिस स्टेशन को फोन करते हैं। मौके पर ही पुलिस आती है। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया। 5 डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पीएम रिपोर्ट के लिए, यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए उन्हें भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उनकी मौत किसी धारदार चीज के काटने से हुई थी। पुलिस इस केस की छानबीन में लग जाती है। जब छानबीन में लग जाती है पुलिस, तो एसएचओ इस केस की छानबीन बड़े हिसाब से करते हैं, क्योंकि एक मृत्यु का मामला नहीं था, पूरे परिवार की मृत्यु का मामला था। उस गांव में पूरे दिन चूल्हा तलक नहीं जलता। गांव में दुख का विलाप इस तरीके से फैला हुआ था कि जैसे गांव से कोई पूरा गांव उठ जाता है। इतने दुख की लहर को देखकर एसएचओ इस केस को सीरियसली लेता है। सीरियसली लेने के बाद वह जब इस केस की छानबीन करता है, छानबीन में जब रमेश के घर की छानबीन चल रही थी, उन्हें एक डायरी मिलती है। दरअसल वह रमेश के बेटे केशव की ही पढ़ने की किताब है, कॉपी है। उस कॉपी में 11 पन्नों का एक नोटिस लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है 11 पेपरों में। पुलिस जब उस नोटिस को पढ़ती है, उस कॉपी को पढ़ती है, पुलिस की आंख में भी आंसू आ जाते हैं और जब लोगों को सुनाती है तो लोगों की आंखें भी आंसू से भर जाती हैं। उस कॉपी में लिखा हुआ था कि अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरा इस दुनिया में मन नहीं लगता। यहाँ पर सब धोखेबाज हैं। कोई अपनों को धोखा दे रहा है, कोई गैरों को धोखा दे रहा है, कोई दूसरों की कस्में खा रहा है, कोई झूठी कस्में खा रहा है,
कोई किसी के साथ धोखा करता है तो कोई किसी के साथ धोखा करता है। लड़कियां अपने माँ बाप को धोखा दे रही हैं, बीवियां अपने पतियों को धोखा दे रही हैं, बच्चे माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। इस तरह की कुछ बातें लिखी हुई थी। उन बातों को पढ़कर एसएचओ की आंख में, पुलिस इंस्पेक्टर की आंख में, जितने भी सरकारी कर्मचारी थे, आसपास से गांव वालों को वह पढ़ के सुनाया जा रहा था। सब लोगों की आंखें दुख से नम हो जाती हैं और भीग जाती हैं, क्योंकि जो उसमें शब्द लिखे हुए थे वो एक टूटे हुए हृदय के समान थे। उन शब्दों से लोगों के मन इतना टूट जाता है, हृदय इतना टूट जाता है कि आंसू बहने पर मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं। तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं जीना नहीं चाहता, अब मैं मर जाना चाहता हूँ। मेरे जीने के बाद लोग मेरे परिवार को भी जीने नहीं देंगे, मेरी बेटियों को, मेरे बेटे को भी जीने नहीं देंगे। इसलिए मैंने इन्हें नींद की गोली देकर, इनकी धार चीज से, दांती से काटकर, इनके गले को काटकर इनकी हत्या कर दी है। और मैं खुद भी मर गया हूँ, मरने के लिए जा रहा हूँ। यह घटना का जिम्मेदार कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ, क्योंकि इस दुनिया से मेरा विश्वास उठ चुका है और मैं मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस घटना को अंजाम दे रहा हूँ। इस घटना का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। दरअसल जब अगले पन्ने को उसके खोला जाता है, अगले पन्ने को खोलने के बाद जो एसएचओ और डीआईजी हैं बलवंत सिंह राणा जब अगले पन्नों को खोलते हैं, अगले पेपरों को खोलते हैं, तो उन पेपरों को पढ़कर वे हैरान हो जाते हैं और रोने पर मजबूर हो जाते हैं। दरअसल उसमें लिखा था कि जब मैं बचपन में, करीबन मेरी उम्र 20 साल की रही होगी, जब मैं छोटा था, तो मैं अपने माँ बाप से कहता था कि मैं शादी करना नहीं चाहता, मैं परिवार के कपड़े में पढ़ना नहीं चाहता, मैं बच्चे पैदा करना नहीं चाहता, मैं बाल ब्रह्मचारी बनकर जीवन बिताना चाहता हूँ, इस दुनिया में मेरा मन नहीं लगता। रमेश का जो दिमाग था वह प्राकृतिक वस्तुओं से, प्राकृतिक चीज़ों से, प्राकृतिक जीव से, पेड़ पौधों से, झरनों से, पहाड़ों से उसे बहुत प्रेम था। लेकिन तमाम मना करने के बावजूद भी उसके माता पिता उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद उसमें लिखा था कि 2 महीने तक तो मेरा मन ठीक रहता है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो मेरा मन इस दुनिया में नहीं लगता। इसी को चलते हुए लोग मुझे, मेरे अपने भी धोखा दे रहे हैं, मुझे मेरी बीवी भी धोखा दे रही है, मुझे मेरे बच्चे भी धोखा दे सकते हैं। जब ये सारा संसार धोखेबाज है, कोई किसी को नहीं छोड़ता, तो गैर किसी को क्या छोड़ेंगे, क्या गैर मुझे क्या छोड़ेंगे। जब इतने भले इंसान के वह लेटर को पढ़कर लोगों की आंखों में आंसू की लहर दौड़ पड़ती है, लोग फूट फूट कर रो रहे थे। जब उसके लेटर को पढ़कर लोग फूट फूट कर रो रहे थे, तो अंत में लिखा था कि सब सो रहे हैं, अब सुकून है। मोटे मोटे शब्दों में दीवार पर चौक से लिखा हुआ था कि अब सब सो रहे हैं, अब सब सुकून है। इस लाइनों को पढ़कर लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब आंसू आ जाते हैं, लोग रोने पर मजबूर हो जाते हैं। जब यह घटना आसपास के क्षेत्र में, आसपास के गांव में पहुंचती है, तो लोग रोने पर मजबूर हो जाते हैं। वाकई दिल को दहला देने वाली, दिल को रुला देने वाली ये घटना हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में हुई है। इस घटना की गूंज ना कि हरियाणा प्रदेश में है, आसपास के प्रदेशों में भी है, आसपास के जिलों में भी है। जिसको यह घटना पता चलती है, लोग रोने पर मजबूर हो जाते हैं, लोगों को रोना आता है। तो दोस्तों, इस केस को पुलिस, इसकी फाइल यहीं बंद कर देती है। यह घटना एक कहानी बनकर रह जाती है और आज भी लोगों की जबान पर है। आज भी उस गांव में बहुत बड़ी एक उसकी प्रतिमा बनाई हुई है, जिसका नाम रमेश था, जो इसे प्राकृतिक चीजों से बहुत प्रेम था, जो प्राकृतिक चीजों से बहुत प्यार करता था। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी को परेशान करना नहीं है, केवल आपको सचेत करना और सावधान करना है कि किसी को धोखा मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ। अगर आज तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो कल तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ बुरा करेगी या तुम्हारे साथ बुरा होगा। सबका हिसाब किताब यहीं पर होना है।
जिसकी लाइफ जैसी है उसे जीने दो, उसे करने दो अपनी लाइफ में। किसी को धोखा मत दो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी की झूठे कस्में मत खाओ। पता नहीं कौन किस दुख को लेकर इस दुनिया में जी रहा है। एक दूसरे की हेल्प करो, एक दूसरे से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करो, ताकि आने वाला समय, आने वाला भविष्य सुधर सके। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही था। तो जिस व्यक्ति ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। खुशबू का सफ़र रोज़ रात 10 बजे एक सच्ची घटना और कहानी के साथ मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।